सबसे ज्यादा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है और सेक्शन वाइज भी डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। देखिए पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एनालिसिस करके रखा हुआ है रीजन वाले क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, मेरे केमिस्ट्री के धुरंधरों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका विकास सर, आपको केमिस्ट्री पढ़ाने, केमिस्ट्री को आसान बनाने। बेटा एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो 12th क्लास के बच्चे करते हैं, क्योंकि ये बोर्ड क्लास है, बोर्ड के एग्जाम्स आते हैं, आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, बट फिर भी एक मिस्टेक आप लोग सभी करते हैं। वो कौन सी मिस्टेक है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ना सिर्फ आपको वो मिस्टेक बताऊंगा बल्कि वो आप कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे? अगर आप इस साल बोर्ड के एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स में 3 घंटे के लिए बैठ रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि लास्ट ईयर, पिछले साल या उससे पिछले साल जो बोर्ड के एग्जाम्स आए थे वो किस तरह के आए थे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। किस तरह का पैटर्न आया था, क्या क्या था उसमें, वो सारा क्लियर करवाएंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ध्यान से समझना, सबके सब पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं। अगर आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर आगे का स्टेप फॉलो करते हैं। कैसे भाई? ये है सीबीएसई 2025 के बोर्ड का एग्जाम का एनालिसिस। क्या है, मैंने और जितनी भी केमिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें एमसीक्यूज होते हैं, 16 एमसीक्यूज आते हैं 1 मार्क्स के। अब इसमें से अगर देखो तो सबसे ज्यादा पेपर किस में आया, अगर आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल को प्लस भी कर दो तो भी ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा मार्क्स की है। अब आते हैं सेक्शन बी पे, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें, और 10 मार्क्स टोटल होते हैं सेक्शन बी में। अब आप ध्यान से देखिए कि सबसे ज्यादा किससे पेपर आया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं सबसे ज्यादा किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सेक्शन सी की बात करें तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चंस होते हैं। सबसे ज्यादा पेपर, दोनों को प्लस कर दो बेटा तो अकेले किसके ज्यादा मार्क्स बनते हैं, 12 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थी सेक्शन सी में। डी सेक्शन की बात करें तो ये केस स्टडी होती है। केस स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं आती, ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक से आती है, तो यहां पे नहीं आई। सेक्शन ई की बात करें तो तीनों में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब 5 मार्क्स तो यहां पे भी है। अगर आप टोटल देखिए तो सबसे ज्यादा पेपर देखिए किसमें से आया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे ज्यादा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है, और सेक्शन वाइज भी डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो फिर सीबीएसई 2024 का भी एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, क्या है इसमें भी चेक कर लो। सबसे ज्यादा वहां पे 2024 में क्या हुआ था कि एमसीक्यू 18 आए थे, 2025 में 16 आए थे, इस साल भी 16 ही आएंगे। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक, सेक्शन बी सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक, सेक्शन सी सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक, डी सेक्शन में तो नहीं आएगा, ई सेक्शन में देख लीजिए 5 मार्क्स का। टोटल कितने, 33। यानी कि हर साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की है, यानी लगभग 50% ऑर्गेनिक। और बच्चे सबसे ज्यादा डरते किससे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सबसे ज्यादा डर किस में से लगता है आपको। क्लियरली बताइए बेटा, पूरे कॉन्फिडेंटली बताइए कि हाँ सर मुझे इस वाली केमिस्ट्री से डर लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली बच्चे डरते हैं। अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी बनाने वाला हूं, आसान बनाने वाला हूं। वो कैसे, देखिए पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एनालिसिस करके रखा हुआ है। रीजन वाले क्वेश्चंस, इसमें एमसीक्यूज नहीं है, असर्शन रीजन नहीं है, ये रीजन वाले क्वेश्चन जो 2, 3 और 5 मार्क्स में आ रहे हैं वो वाले हैं। कितने मार्क्स के आए रीजन वाले क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के हैं। कितने, बहुत कम है। मैं अभी आपको बताता हूं कि रीजन वाले क्वेश्चंस टोटल कितने हैं। कन्वर्जेंस या कंप्लीट द रिएक्शंस कितने मार्क्स की आई थी, 10 मार्क्स की ओनली एंड ओनली। देखो जी, कन्वर्जेंस 10 मार्क्स की। अब एमसीक्यू कितने मार्क्स के आए थे, 10 मार्क्स के। अगर मैं तीनों को, सिर्फ इन तीनों को प्लस कर दूं तो 25, यानी कि पासिंग मार्क्स सिर्फ इससे बनते हैं। अभी पूरी फिजिकल बाकी है, पूरी इनऑर्गेनिक बाकी है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, कन्वर्जेंस और रीजनिंग मिला के 25 मार्क्स बनते हैं। अब एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले, जिसमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होता है, इसकी अगर रिएक्शन आप ए इसके साथ करवाओगे, रिएजेंट्स के साथ करवाओगे तो ए मिलेगा, फिर उसकी फर्दर इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो बी मिलेगा। इस तरह का जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, एक 100% श्योर है कि वो आएगा। अब 3 मार्क्स का वो आ गया। अब बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो वो 5 मार्क्स का है, इसमें एमसीक्यू नहीं है, इसमें भी एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू में सारे मैंने इसी डाल दिया। अब बायोमोलिक्यूल्स कितने मार्क्स का आया, 5 मार्क्स का।
ठीक है जी। मैं इसको भी अगर छोड़ देता हूं, ये वाले क्वेश्चन भी छोड़ देता हूं, तब भी पासिंग मार्क्स तो उसी में से है ना। पासिंग मार्क्स ही नहीं लेने हैं, अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, तो भी आपको ऑर्गेनिक तो पढ़नी ही पड़ेगी। चलिए 2024 का भी चेक कर लेते हैं, सेम टू सेम वैसा ही था। एमसीक्यू इसमें 8 थे, उसमें कितने थे, 10 थे, बाकी सब कुछ एज इट इज वैसा का वैसा है। कन्वर्जेंस इसमें 12 मार्क्स के हैं, कन्वर्जेंस बढ़ भी सकते हैं, क्लियर है। अब हम सबसे पहले आज जो करेंगे वो हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रीजन वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कौन से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, रीजन वाले क्वेश्चंस। अगर आप तैयार हैं रीजन वाले सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो जल्दी से कमेंट में लिखिए यस सर। चलो ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि माना कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्यों करवाता है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हों, इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स है तो पता कैसे चलेगा भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए ये है मेरे पास क्लोरीन, और क्लोरीन के पास होते हैं 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेंजीन जो है वो, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है, तो क्लोरीन क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरी बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज करता है, जिसकी वजह से ये ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोफाइल को वहां पे अटैक करना आसान होता है। इसके साथ बेटा सबसे बड़ी बात कि मैंने आंसर्स भी साथ साथ में लिख दिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप यहां पे स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए, मैं साइड पे हो जाता हूं, लिख लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके चले आगे। नेक्स्ट है जी हमारा सेकंड क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है किस पे, चार्ज की सेपरेशन पे, यानी कि एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब यहां पे कंपेयर किया गया है कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट कम होता है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का ज्यादा होता है। आपको बता दें कि जो क्लोरोबेंजीन होता है ना, क्लोरोबेंजीन, ये इसमें क्लोरीन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की बात करें तो इसमें कार्बन जिस क्लोरीन के साथ जुड़ा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अब मुझे बताइए कि sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो डाइपोल मोमेंट तो डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि क्लोरीन भी तो नेगेटिव है। क्लियर है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को समझा दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले थर्ड क्वेश्चन पे। तो मैं आप लोगों का ज्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हमने काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं तो हम जल्दी जल्दी अटेम्प्ट भी करते हैं और साथ में आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। माना कि अल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं बट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। देखिए वाटर में सॉल्युबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वाटर के अंदर की जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ के उसके अंदर जगह बनानी पड़ेगी। अब क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है तो इनके अंदर की जो एनर्जी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, तो ये तोड़ नहीं पाएंगे उस बॉन्डिंग को, जिसकी वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। तो मैंने ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिया। थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर है, स्टेटमेंट आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। एनहाइड्रस का मतलब होता है बिना वाटर के, तो यानी कि अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रखोगे तो क्या होगा। ये है मेरे पास RMgX, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी वाटर के साथ। तो याद रखिए वाटर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलाओ तो इसमें जो H होगा इसके 2 पार्ट्स होंगे, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। ऑपोजिट चार्जेस को मिलाइए क्या बनेगा, RH प्लस MgOHX। अब क्योंकि इसमें अल्केन बन गया इसलिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट कभी भी वाटर के साथ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वाटर के साथ जैसी रिएक्शन होगी क्या होगा, वो अल्केन बना देगा। क्लियर है, हम चले आगे। चलो जी ठीक है, बढ़िया, कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट, पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। पैराडाइक्लोरोबेंजीन की पहले स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं कैसी होती है। ये क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन एग्जैक्टली पैर में होता है, तो इसीलिए तो पैरा बोलते हैं इसको। नहीं मजाक कर रहा था। ओके, ये है पैराडाइक्लोरोबेंजीन। एक मैंने और पैराडाइक्लोरोबेंजीन बना दिया
जैसे ही मैंने दूसरा भी पैराडाइक्लोरोबेंजीन बना दिया तो ये देखो कि ये एक दूसरे के ज्यादा क्लोजली है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, क्लोरोबेंजीन बड़ा सिमेट्रिकल है, तो यहां पे इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी क्योंकि ये बड़े एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड है। याद रखिए कि सॉलिड जो होते हैं जितनी क्लोजली पैक्ड होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो ये सिमेट्रिकल है तो क्लोजली पैक्ड होगा, क्लोजली पैक्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलो। नेक्स्ट है जी अल्काइल क्लोराइड की जब आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो अल्कोहल मिलता है, और अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको अल्कीन क्यों मिलता है। तो बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर भी समझ में आएगा। जब आप KOH को वाटर में डालते हो तो इसका डिसोसिएशन होता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्योंकि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, जो कि ये OH नेगेटिव हेलो अल्केन्स के साथ या अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करके X को रिमूव कर देगा और OH नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये अल्कोहल बन गया। बट जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो याद रखिए इसके साथ बनता है अल्कोक्साइड आयन। अब ये जो अल्कोक्साइड आयन होता है ये होता है बेस, और ये बेस होता है स्ट्रॉन्गर देन OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस अगर स्ट्रॉन्ग है OH नेगेटिव तो ये हेलो अल्केन से या अल्काइल हैलाइड से HCl रिमूव करवा देगा। वो कैसे? मान लो मेरे पास है यह HCl, अगर बेस है तो HCl को रिमूव करवाना की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसमें अल्कीन बनेगा। परफेक्ट, क्लियर है? नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए जी ये जो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये होती है ब्रांच्ड चेन, और जो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है ये होती है स्ट्रेट चेन। अब ब्रांचिंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। अगर वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। याद रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग के। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है? और ये क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेट चेन होती है ना इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। अगर मैंने इस तरह से बना दिया तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया। ठीक है जी, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, दैट्स व्हाई। ठीक है जी, चले आगे। ओके नेक्स्ट भाई हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। थायोनाइल क्लोराइड मेथड जो है वो अल्काइल क्लोराइड की प्रेपरेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है अल्कोहल से। क्यों? मतलब अल्कोहल से आप अल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस है। जिंक क्लोराइड और HCl के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, और थायोनाइल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ। बट सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? वो है SOCl2 वाला। वो कैसे? ये रिएक्शन करके देखते हैं। रिएक्शन मान लीजिए कि मेरे पास है ROH अल्कोहल, अगर मैंने SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाई तो मुझे प्रोडक्ट मिलते हैं RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो HCl एक गैस थी रिमूव हो गई, SO2 भी गैस थी रिमूव हो गई, तो मेरे पास अल्काइल हैलाइड प्योर फॉर्म में मिल गया। SO2 गैस थी एस्केप हो गई, HCl भी एस्केप हो गई, तो प्योर प्रोडक्ट जो है वो मुझे मिल गया। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द अल्काइल क्लोराइड। अब तक 8 क्वेश्चंस आप लोगों के अटेम्प्ट हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, तो बेटा कमेंट में आकर लिखो क्रिस्टल क्लियर है सर, सब कुछ क्लियर है। अगली वीडियो किस चीज पे बनाए? ठीक है जी, कन्वर्जेंस पे भी बनाएंगे, बिल्कुल कन्वर्जेंस पे भी बनानी है मुझके वीडियो। अभी ये जो रीजन वाले क्वेश्चन है ये खत्म होंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कन्वर्जेंस पे आएगी। चलो, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है SN1 रिएक्शन में N ब्यूटाइल से। याद रखिए कि जो SN1 रिएक्शन होती है ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। जो SN1 रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी। तो इसलिए टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, और N ब्यूटाइल ब्रोमाइड कम रिएक्टिव होगा क्योंकि वो तो प्राइमरी है। क्लियर है? समझ गए? चले आगे। चलो जी, 9 के बाद आ गया जी क्वेश्चन 10।
क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, मान लो फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, वो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, और दूसरा है बेंजाइल क्लोराइड यानी कि सॉरी साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन है, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है। अब यहां पे क्लोरीन और कार्बन के बीच में ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब आप ड्रा करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है जी। क्लोरीन और कार्बन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जबकि ऐसा इसमें नहीं है, साइक्लोहेक्साइल में। यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहां पे कार्बन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको ये बॉन्ड तोड़ना है। अब मुझे ये बताइए कि डबल बॉन्ड तोड़ना आसान है कि सिंगल बॉन्ड? कमेंट करके बताइए, किस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, सिंगल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को? ठीक है, चले फिर आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में से कौन जल्दी हाइड्रोलाइज होगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा? मैं सबसे पहले आपको हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस NaOH के बारे में बता दूं कि NaOH आएगा, मान लीजिए कि किसी चीज के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब मैं अगर इसकी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊं तो ये Na जो है ये Cl को लेकर निकल जाएगा और OH R के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसी चीज हो जाएगी। अब पूछा ये गया है कि क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड, ये है क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन और ये रहा बेंजाइल क्लोराइड। अब मुझे ये बताइए कि दोनों में से क्लोरीन जल्दी कहां से रिमूव होगा, क्लोरोबेंजीन से या बेंजाइल क्लोराइड से? हाँ, डेफिनेटली यहां से, क्योंकि यहां कार्बन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है और यहां कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, ठीक है जी। 11th क्वेश्चन अगर आप लोगों का क्लियर हो गया तो हम 12th क्वेश्चन की तरफ मूव करें। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 क्लोरोब्यूटेन, ये सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था। SN1 रिएक्शन, मुझे ये बताइए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से सबसे ज्यादा किसमें देगा? टर्शरी। बट इन दोनों में से कोई भी टर्शरी तो है ही नहीं, इसमें एक सेकेंडरी है और दूसरा प्राइमरी है, ठीक है जी। ये सेकेंडरी है, सॉरी ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, क्लियर? वो सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। कमेंट करके बताइए कि दोनों में से फिर कौन सा रिएक्टिव होगा। हाँ, ये मैं लिख देता हूं, ये है आपका प्राइमरी, ये प्राइमरी है और ये है सेकेंडरी। SN1 रिएक्शन है, तो बताइए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कौन सा होगा इसका, तो आप खुद बताइए। चलिए नेक्स्ट 13th क्वेश्चन आ गया जी, रेजोनेंस, ठीक है जी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें देखिए जी, स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4 में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, क्लियर है। तो हैलोरिन्स कम रिएक्टिव क्यों होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्लोरीन को जाना होगा और किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को आना होगा, तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब यहां पे बेंजीन और क्लोरीन में तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये जा नहीं सकता, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। ये चीज क्लियर है आपको? नेक्स्ट, अच्छा पिछला वाला जो है वो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, रेसमिक मिक्सचर्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी दोनों कंपाउंड्स सिमिलर अमाउंट में होते हैं, दोनों के जो मोल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन सा होता है? जो लाइट को ऑप्टिकली रोटेट करता है राइट डायरेक्शन में, और लीवो वो होता है जो रोटेट करता है लेफ्ट डायरेक्शन में, क्लियर है। अब दोनों के क्योंकि मिक्सचर है, इक्वल है, तो जितना रोटेशन राइट की तरफ हुआ है उतना ही रोटेशन लेफ्ट की तरफ हुआ है, तो दोनों ने एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल आउट कर दिया। ये जा रहा था राइट में, ये जा रहा था लेफ्ट में, ये जा रहा था राइट में, लेफ्ट में, ठीक हो गया। तो मतलब ना तो रोटेशन लेफ्ट में हुई ना राइट में हुई, कहीं भी नहीं हुई, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया क्योंकि रोटेशन तो है ही नहीं इसमें, क्लियर है? क्लियर हो गया, चलिए आगे चलो। Presence of nitro group at ortho and para position increases the reactivity of haloarenes. नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप होता है। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप होता है, तो जिसकी वजह से
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिएक्टिविटी, अगर नाइट्रो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो, अभी दिखाई देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल हेलोरिन्स, ये है हमारे हेलोरिन्स, अगर मैंने इसमें ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे या फिर दोनों पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर ये कहा, ये इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी तो पहले ही खींच रहा था और खींचेगा, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाएगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे कम हो जाएगी। अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बॉन्ड पोलर हो जाएगा, बॉन्ड पोलर होगा तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? समझा दूं, दोबारा समझा देता हूं मैं, आराम से ध्यान से समझाता हूं आपको। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। ये है मेरे पास X, अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाए तो X कहता है कि मैं छोड़ के चला जाऊं, X कहता है मैं छोड़ के चला जाऊं अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाए। तो नाइट्रो ने कहा मैं तेरी मदद करता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता हूं, मैं तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हूं, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, X छोड़ के चला जा। क्लियर है? क्लियर है जी, चलें आगे। ओके, फिर 16th क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है एज कंपेयर टू CH3Cl। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन अगर बेंजीन पे जुड़ा हो तो वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, जबकि CH3Cl में ये बॉन्ड सिंगल होता है। अब मुझे बताइए कि कार्बन और क्लोरीन का जो डबल बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और ज्यादा छोटा होगा, और ये बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा, बड़ा होगा। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी, नो डाउट, नो कमेंट, कर दो कमेंट। अच्छा है बुरा है जो भी है, आप कमेंट करके मुझे बता दो कि किस तरह की आपको मेरी वीडियो लगी। मैं अगली वीडियो में काफी ज्यादा उसमें और चीजें ऐड करने की कोशिश करूंगा, जो भी जिस तरह की आप मुझे सजेशन देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, SN1 रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय रेसमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड्स। क्वेश्चन समझ में आया कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें रेसमाइजेशन क्यों होती है? SN1 रिएक्शंस में रेसमाइजेशन क्यों होती है? अब SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, ये रहा कार्बोकेटाइन, और जो कार्बोकेटाइन होता है इसकी ट्राइगोनल पेनियर स्ट्रक्चर होती है। अब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड, सॉरी फ्रंट से भी, बैक साइड से, दोनों जगह से अटैक कर सकता है, इधर से भी इधर से भी। अगर दोनों साइड से अटैक कर सकता है तो 50-50 चांसेस है। अगर 50% डेक्स्ट्रो बन रहा है तो 50% लीवो होगा। ठीक है जी, 50% अगर इन्वर्जन है तो 50% रिटेंशन भी है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, जिसकी वजह से रेसमिक मिक्सचर बनता है, उसी को रेसमाइजेशन बोलते हैं। डाउट क्लियर हुआ? चलें आगे। ओके, नेक्स्ट, अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। अलाइल क्लोराइड कौन सा होता है? अलाइल क्लोराइड वो होता है जिस कार्बन के साथ आपने क्लोरीन जोड़ा है उससे अगला कार्बन डबल बॉन्डेड है, यह है अलाइल क्लोराइड। ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब आपको यह बताना है, देखिए अगर क्लोरीन छोड़ के जाता है तो इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करने के लिए यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबल हो गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनती जब क्लोरीन छोड़कर जाता है, तो जो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये जल्दी रिएक्शन देने की कोशिश करेगा। अगर क्लोरीन छोड़ने के बाद स्टेबिलिटी आती है तो क्लोरीन को जल्दी छोड़ देना चाहिए, तो क्लोरीन यहां पे जल्दी छोड़ेगा एज कंपेयर टू यहां पे। क्लियर है? अगर क्लियर है तो चले आगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 19th क्वेश्चन। सिल्वर साइनाइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे किसी भी अल्काइल हैलाइड की, फॉर एग्जांपल दिस इज द अल्काइल हैलाइड, अब इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो AgCN के साथ तो आपको RCN की जगह RNC मिलता है। ये क्यों? क्योंकि AgCN इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो गलती से भी कार्बन पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है जी, क्योंकि कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो R की तरफ ये जाएगा, C इधर रहेगा। ठीक है जी, मैंने उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं, सीधा कर देते इसको। ठीक है, ये देखो, अब देखो X अगर छोड़कर जाता है तो ये R है। ठीक है जी, R है। R को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है। तो यहां पे नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास नहीं है, तो नाइट्रोजन ही यहां पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। यहां तक क्लियर है जी? 19th क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया? चले आगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 20th क्वेश्चन। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट फास्टर विद OH नेगेटिव इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है? SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है प्राइमरी
सेकेंडरी और टर्शरी। तो मुझे बताइए कि मिथाइल क्लोराइड तो प्राइमरी है, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड तो टर्शरी है, तो ज्यादा रिएक्शन कौन देगा? मिथाइल क्लोराइड। और याद रहे कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से ही अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा? बैक साइड से ही अटैक करेगा, ठीक है। तो टर्शरी में तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, तो बैक साइड से अटैक नहीं हो पाएगा, तो फिर मिथाइल क्लोराइड ही इसमें रिएक्शन देगा। क्लियर है? समझ आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड। चले आगे 21 क्वेश्चन। बेंजाइल क्लोराइड SN1 रिएक्शन क्यों देता है? क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड में ना कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे? CH2Cl, यहां पे ये, अब नीचे बेंजीन है, ठीक है जी, यहां पे बेंजीन है। अगर क्लोरीन यहां से बॉन्ड तोड़ेगा तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है जी। तो ये SN1 रिएक्शन देगा क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है जी। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 क्वेश्चन। अब इनमें से SN1 रिएक्शन कौन देगा? याद रखिए कि दोनों टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, बट इसमें ब्रोमीन जुड़ा है, इसमें आयोडीन जुड़ा है। तो आयोडीन जो है I नेगेटिव इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप, ये जल्दी छोड़ देगा। क्यों जल्दी छोड़ देगा? आयोडीन जल्दी क्यों छोड़ेगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन का और कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और यहां पे आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड वीक होगा, तो ये जल्दी छोड़ देगा। क्लियर है? अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 23rd क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म को हम डार्क कलर की बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है ये एयर के साथ या लाइट के साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है इसकी, और एक बहुत पॉइजनस टॉक्सिक गैस फॉस्जीन बनती है, इसलिए हम उसको डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को ये तरीका मेरे पढ़ाने का अच्छा लगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।